अगर मैं कहूँ कि आसमान में एक ऐसा भी तारा है जो कभी अपनी जगह नहीं बदलता, तो दोस्त आप क्या बताएँगे? तो यही सब सवाल ना बार-बार हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो कोई भी हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर ऑल स्टेट यानी किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, बिहार दरोगा या फिर किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ऐसे ही सवाल आपको बार-बार पूछा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके सफलता अकेडमी फर्स्ट सीरीज यानी कि जीके फर्स्ट सीरीज में। आज का जो है टॉप 40 सवाल यानी कि आपको 40 सवाल कंप्लीट करवाएँगे और हम जानेंगे कि हमारे सौर मंडल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो दोस्त इस वीडियो को ना आप बस ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है और बेहतरीन तरीके से देखना है, ठीक है ना? तो चलिए हम बिना समय गँवाए आज का पहला नंबर सवाल शुरू करते हैं, ठीक है ना? आज का प्रथम प्रश्न क्या है? तो प्रथम प्रश्न है कि ओज़ोन परत जो होता है, किस मंडल में पाई जाती है? तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर कितने मंडल होते हैं? तो देखिए हमारे जो भी है सौर मंडल में, हमारे वायुमंडल में लगभग 5 मंडल होते हैं। कौन-कौन मंडल होते हैं? तो पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल और तीसरा होता है मध्य मंडल और चौथा होता है आयन मंडल और पाँचवा होता है बाह्य मंडल यानी कि लास्ट वाला जो होता है बाह्य मंडल होता है। हम आपको चित्र के माध्यम से भी सारी चीज़ें समझा रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, ठीक है ना? देखिए दोस्त इसमें क्वेश्चन जो आपको मिलेगा ना, ईज़ी भी मिलेगा, ठीक है ना? और आपको बहुत सारा मॉडरेट भी क्वेश्चन मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो हार्ड तो क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन ईज़ी क्वेश्चन उनसे गँबड़ा जाता है, जिसकी वजह से 1-1, 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। लेकिन हम आपको इसमें कंप्लीट करवा देंगे, आपको सौरमंडल से जितने भी क्वेश्चन है ना, सब आपको इसमें कवर करवा दिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर करवाया जाएगा, ठीक है ना? तो हम सवाल देखते हैं कि आप तो समझ गए ना कि वायुमंडल में 5 मंडल होते हैं। पहला कौन है? क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। हमारा सवाल है कि ओज़ोन परत आखिर किस मंडल में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि सप्ताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है ना? समझ गए? अब चलते हैं हम लोग के अगले प्रश्न पे यानी कि 2 नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल क्या है? तो दूसरा नंबर सवाल है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल आखिर कौन-सा है? जिनको भी जानकारी है ना दोस्त, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय और आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना? इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दूसरा नंबर सवाल है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन-सा है? अभी आपको हम बताएँ कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला को बोला जाता है क्षोभ मंडल। हम बता रहे हैं ना, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। तो पृथ्वी वाला सबसे नज़दीक वाले को क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल बोला जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, ठीक है ना? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाले को क्षोभ मंडल बोलते हैं और सबसे बाहरी वाले को बाह्य मंडल बोलते हैं। शब्द से ही मालूम पड़ रहा है बाह्य माने बाहरी मंडल, ठीक है ना? तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना? आज का जो है तीसरा नंबर सवाल क्या है? सवाल है कि सूर्य का जो है समीपतम ग्रह कौन-सा है? यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह आखिर कौन-सा है? देखिए, जो भी व्यूअर्स देख सकते हैं इस चित्र को आराम से इसका आंसर सूटेबल ढंग से बता सकते हैं, है कि नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे छोटा ग्रह यानी कि बुध ग्रह हो जाएगा। बुध ग्रह सबसे छोटा भी है और सूर्य के सबसे नज़दीक वाला भी ग्रह यानी कि सूर्य के सबसे समीपतम यानी कि समीप वाला, नज़दीक वाला ग्रह कौन-सा है? तो बुध हो जाएगा, ठीक है ना? बस आप ध्यान से मेरी बातों को समझते चलिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन-सा है? सबसे दूर पे स्थित ग्रह कौन-सा है? तो देख लीजिए, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आप समझ सकते हैं कि जो सबसे दूर है वो कौन-सा है? वरुण है। ठीक है ना? तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि वरुण जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे स्थित ग्रह है। ठीक है ना? अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे जो कि 5 नंबर सवाल है। आपका बिल्कुल समय नहीं गँवाया जाएगा, आपको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। ठीक है ना? अब हम आते हैं 5वें नंबर सवाल पे। सवाल ध्यान से देखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये वीवीआई क्वेश्चन है। सवाल है कि सौर मंडल में कौन-सा अत्यधिक तीव्र यानी कि चमकीला ग्रह है? ठीक है ना? यानी कि अत्यधिक चमकीला ग्रह कौन-सा है? ऑप्शन ए है बुध है या फिर ऑप्शन बी है मंगल है या फिर ऑप्शन सी है प्लेटो है या फिर ऑप्शन डी है शुक्र है। जिनको भी जानकारी है कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं।
ठीक है ना? तो देखिए हम इसलिए आपको थोड़ा-थोड़ा धीरे में करा रहे हैं ताकि आप आंसर भी कंप्लीट कराते हैं, मन में आएगा तो आप आंसर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र जो है एक चमकीला ग्रह है, ठीक है ना? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन-सा है? शुक्र ग्रह है, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 6 नंबर सवाल है। सवाल है कि रात्रि के समय यानी कि रात के समय आकाश में ऐसा कौन-सा ग्रह है जो लाल दिखाई देता है? ठीक है ना? ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है कि ऐसा कौन-सा ग्रह है जिसको जो लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है बुध और ऑप्शन डी है शुक्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। ठीक है ना? तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ना ये क्वेश्चन सब बहुत सारा ईज़ी लगता होगा। लेकिन देखिए हमें सभी स्टूडेंट के लिए लेकर चलना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे-ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आए हैं। हम आपको पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, बहुत सारे व्यूअर्स बोले थे कि सर थोड़ा-सा टॉप क्वेश्चन करवाइए। हम बिल्कुल करवाएँगे। बहुत सारा हमारा सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है और चल भी रहा है। ठीक है ना? बिहार स्पेशल सीरीज़ सब कुछ कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपको टॉप, मॉडरेट, ईज़ी सब क्वेश्चन लाया जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि आपको ईज़ी या हार्ड या मॉडरेट क्वेश्चन 1 नंबर भी छूटे जिसकी वजह से आपको थोड़ी-सी आपको देखिए दोस्त होता क्या है ना कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जब आप 1 नंबर से छूटते हैं ना मिसप्रिंट होके तो बहुत मतलब पेन होता है। इस चीज़ को हम फ़ील कर सकते हैं, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, लेकिन इस वीडियो में इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत है, ठीक है ना? तो जब तत्व पूछेगा ना दोस्त, तो बिना सोचे-समझे आप सीधे ऑक्सीजन पे टिक लगाइएगा कि ऑक्सीजन ही एक ऐसा तत्व है जो कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देख लीजिए आपको चित्र के माध्यम से भी O2 लगा दिए हैं, ठीक है ना? तो आप इसी को ध्यान से समझ लीजिए कि तत्व जब पूछेगा तो आप ऑक्सीजन को टिक मारिएगा कि पृथ्वी पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, 8 नंबर सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना? 8 नंबर सवाल क्या है कि सबसे अधिक 8 नंबर है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन-सा है? तो देखिए दोस्त इस सवाल को ध्यान से आपको समझना है। तो जैसे पहले ऐसा था कि पहले इसका सही आंसर होता था क्या? बृहस्पति जो कि पहले इसका पंचम लेकिन अभी 2025 में भी खोज हुआ है, लगभग बहुत सारे ग्रह को 2025 में भी खोज किया गया है। तो दोनों मिलाकर मतलब 2025 में पहले भी जो खोजा गया था मिलाकर शनि का जो है उपग्रह सबसे ज़्यादा है यानी कि 274 हो गया है, ठीक है ना? तो 274 हो जाने की वजह से शनि जो है एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। तो हमारे सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? शनि ग्रह हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा उपग्रह इसके पास है, ठीक है? कितना है? 274 है, ठीक है ना? देख सकते हैं ना आपको कितना विस्तार में बताया जा रहा है। अगर लगता है कि इतना ही आसान है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितना क्वेश्चन इसका सॉल्व किए हैं। कम से कम अगर आप 30 प्लस जा रहे हैं ना, तो आप सही में ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना? अब देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इससे आगे पहुँच पाते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर सवाल क्या है कि हमारा सौरमंडल कौन-सी आकाशगंगा में स्थित है? आकाशगंगा की बातें कर रहा है, ठीक है ना? गैलेक्सी की बातें कर रहा है। तो ऑप्शन ए है तारामंडल, ऑप्शन सी है एराथपथ या फिर ऑप्शन बी है मंदाकिनी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक है ना? इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मिल्की वे बोला जाता है। ठीक है ना? इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अब चलते हैं हम अगले प्रश्न में है कि 10वें नंबर सवाल पे। सवाल क्या है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन सी है सॉरी दोस्त गड़बड़ा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर होना चाहिए लेकिन सी उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो हम चलते हैं ऑप्शन बी है मंगल और ऑप्शन डी है बुध। तो आप सही आंसर इसका बता सकते हैं। भोर का तारा पूछ रहे हैं यानी कि सुबह का तारा पूछ रहा है। तो सुबह का तारा कौन-सा हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना? याद रखिए कभी भी, चमकीला पूछे, भोर का पूछे, बहन पूछे या फिर कुछ भी पूछे लगभग तो आप शुक्र को ही लगाइएगा, ठीक है ना? तो ऐसे करके आपका सही आंसर लगभग हो जाता है, ठीक है? तो भोर का तारा किससे हो जाएगा? तो शुक्र को बोला जाता है, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर सवाल है। सवाल क्या है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन-सा है? तो सबसे चमकदार तारा कौन-सा है? ऑप्शन ए है प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर ऑप्शन बी है बुनार्ड या फिर ऑप्शन सी है नेबुला या फिर ऑप्शन डी है साइरस।
आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। जिन व्यूअर्स को भी जानकारी है कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइरस हो जाएगा, ठीक है ना? ये जो है आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन-सा हो जाएगा? साइरस हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि देखिए ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको क्वेश्चन जो है ऐसे ही बहुत सारा घबराता चला जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर सवाल है। सवाल है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह आखिर कौन-सा है? बृहस्पति का जो अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? माने कौन-सा उपग्रह बोला जाता है? ठीक है ना? ऑप्शन ए है सोयूज या फिर ऑप्शन बी है मैगेलॉन या फिर ऑप्शन सी है पाथफाइंडर या फिर ऑप्शन डी है वायेजर 1। तो आप बिना सोचे समझे आप आराम से लगा सकते हैं ऑप्शन डी यानी कि वायेजर 1 हो जाएगा। वायेजर 1 जो होता है ना, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह होता है, ठीक है ना? इसको आप ज़रूर ध्यान से रखिएगा, ये जो है आपको वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 13 नंबर सवाल है, बिना समय गँवाए आप बेहतरीन तरीके से बस देखिए। 13 नंबर सवाल क्या है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ये तो ज़रूर मालूम होगा आपको कि टाइटन जो है आखिर किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति या फिर ऑप्शन सी है शनि या फिर ऑप्शन डी है यूरेनस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि ऑप्शन सी यानी कि शनि ग्रह का जो है उपग्रह टाइटन होता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न क्या है? बिना उपग्रह वाला ग्रह आखिर कौन-सा है? माने पूछ रहे हैं कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन-सा है? ठीक है ना? ऑप्शन ए है बुध है या फिर ऑप्शन बी है शुक्र है या फिर ऑप्शन सी है दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। आप आराम से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दोनों यानी कि ऑप्शन सी यानी कि बुध भी है और शुक्र भी है। इन दोनों का ना दोस्त कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा कौन-कौन है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछता है ना जिसका कुछ भी नहीं होता है कि नहीं? चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर सवाल है। सवाल क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन-सा है? पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह कौन-सा है? ये तो सबको मालूम होगा। ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है बुध और ऑप्शन सी है बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी है मंगल। आप इसका सही आंसर जवाब दे सकते हैं। नहीं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है ना? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न क्या है? 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, पी बाई क्वेश्चन है, पी बाई क्यू क्वेश्चन है, उसमें से उठा कर लाए हैं, ठीक है ना? तो देखिए ये अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 88 है या फिर ऑप्शन बी है 74 है या फिर ऑप्शन सी है 60 है या फिर ऑप्शन डी 55 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? 88 तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल है कि सूर्य के सबसे निकट वाला तारा कौन-सा है? सूर्य जो है, सूर्य के सबसे निकट वाला तारा कौन-सा है? तो इसका आप सही आंसर बताइए, हम थोड़ा देर वेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना? प्रोक्सिमा सेंचुरी एक ऐसा तारा है जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक वाला तारा है। यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन-सा था? तो बुध था। अब वहीं पे पूछ देगा तारा तो आप आराम से प्रोक्सिमा सेंचुरी पे आंसर लगाइएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे 18 नंबर सवाल पे, ठीक है ना? 18 नंबर सवाल क्या है कि वायु में यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। यानी कि वायु जो होता है उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 10% या फिर ऑप्शन बी है 71% या फिर ऑप्शन सी है 0.03% या फिर ऑप्शन डी है 5%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 0.03%। यानी कि CO2 का मात्रा कितना हो जाएगा? CO2 की मात्रा 0.03%, ठीक है ना? अगर वहीं पूछेगा नाइट्रोजन की मात्रा, तो नाइट्रोजन की मात्रा कितना हो जाएगा? 78% हो जाएगा। इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पूछेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना हो जाएगा? O2 की मात्रा, तो O2 की मात्रा कितना हो जाएगा? 21%, ठीक है ना दोस्त? अगर ऑक्सीजन पूछेगा तो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो 0.03% जो कि आपको आंसर सी हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन पूछेगा तो 78% हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि वायु में
और सब जो छोटे-छोटे गैस होते हैं उतना तो नहीं पूछता है, लेकिन ये मेनली 3 ज़रूर पूछता है, ठीक है? तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर पूछेगा ऑक्सीजन यानी कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है तो 21% है। अगर पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तो 0.03% है। अगर पूछेगा नाइट्रोजन की मात्रा कितना है वायु में तो 78% है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 19 नंबर सवाल पे, ठीक है ना? 19 नंबर सवाल क्या है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन-सा है? ऑप्शन ए क्षोमंडल, ऑप्शन बी सप्ताप मंडल या फिर ऑप्शन सी आयन मंडल या फिर ऑप्शन डी बाह्यमंडल। हम आपको पिछले वाले भी प्रश्न में बताए थे कि सबसे ऊपर वाला पूछेगा यानी कि बाहरी वाला, तो ब से बाहरी ब से बाहरी मंडल, ठीक है ना? बाह्यमंडल, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? पृथ्वी के नज़दीक वाला मंडल कौन-सा है? क्षोमंडल। अब बाहरी वाला मंडल कौन-सा है? तो बाह्यमंडल, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 20 नंबर सवाल पे, इसको आप बस ध्यान से देखते रहना, कहीं भी आपको घबराना नहीं है, बस आराम से सवालों को हल करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए वीडियो कंप्लीट कराने के लिए हम एक वीडियो में भी कंप्लीट करवा सकते थे और वो भी एकदम रैपिड तरीके से, लेकिन हम आपको समझा-समझा के बता रहे ताकि कहीं भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना? हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो पड़े, अगर आपको सच में लग रहा है ना दोस्त कि ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोस्त बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब दिल से कीजिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न है 20 नंबर सवाल है। सवाल है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में लगा समय यानी कि कितना समय लगता है चंद्रमा को प्रकाश पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है, ठीक है ना? ऑप्शन ए 8 मिनट या फिर ऑप्शन बी है 1.3 सेकंड या फिर ऑप्शन सी है 5 सेकंड या फिर ऑप्शन डी है 8.3 मिनट। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.3 सेकंड यानी कि ये 1 मिनट से थोड़ा-सा ज़्यादा यानी कि 1 मिनट 3 सेकंड लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में, ठीक है ना? इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं आपको अगले प्रश्न पे यानी कि 21 नंबर सवाल पे। 21 नंबर सवाल क्या है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना होता है? यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की जब परिक्रमा करता है ऐसे तो कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 20 दिन या फिर ऑप्शन बी है 27.3 दिन या ऑप्शन सी है 18 दिन या फिर ऑप्शन डी है 25 घंटा। तो आपको पता ही है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त यानी कि ऑप्शन बी यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 27.3 दिन हो जाएगा, ठीक है ना? अगर आपको थोड़ा समय लेना है तो वीडियो को आप रोक के अपना जो भी जवाब है कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, नहीं तो सोच सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या है 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल है कि मौसमी घटनाएँ किस मंडल में घटती है? देखिए आपको चित्र के माध्यम से भी लगा दिया, आप आराम से चित्र को देख के बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल या फिर ऑप्शन बी है आयन मंडल या फिर ऑप्शन सी है समताप मंडल या फिर ऑप्शन डी है ओजोन मंडल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी मौसमी घटनाएँ होते हैं ना, बारिश का होना, बादल बादल का होना, चमकना, वो सब जो होता है क्षोभ मंडल में होता है। यानी कि पृथ्वी के ये पृथ्वी समझ रही इसके जस्ट ऊपर वाला जो मंडल है कौन-सा है? आपको क्षोभ मंडल है। ठीक है ना? क्षोभ मंडल है। तो जो भी घटनाएँ होती हैं, मौसमी घटनाएँ वो किसमें होती है आपको? क्षोभ मंडल में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, 23 नंबर सवाल पे। सवाल है देख रहे हैं ना एक लाइन वाला सवाल है और सवाल यही सब तो बार-बार पूछता है, ठीक है ना? देखिए वायु है, आखिर वायु क्या है? ऑप्शन ए है ठोस है या फिर ऑप्शन बी है द्रव है या फिर ऑप्शन सी है गैसों का मिश्रण है। इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि वायु जो है गैसों का मिश्रण है। आपको पिछले प्रश्न पे बताएँ कि कौन कितना परसेंट होता है, ठीक है ना? तो जो वायु होता है गैसों का मिश्र उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और भी बहुत सारे गैस उसमें ऑर्गन गैस भी बहुत सारे इसमें मिश्रित होते हैं, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 24 नंबर सवाल है। सवाल है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? देखिए, वो पूछ रहा था वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाना तत्व कौन-सा था? ऑक्सीजन था। यहाँ पे पूछ रहा है ब्रह्मांड की बातें पूछ रहा है। याद रखिएगा इसी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए इस प्रश्न को आज इसमें डाले हुए हैं, ठीक है ना? तो पूछेगा अगर ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो आप आराम से हाइड्रोजन पे टिक मारिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही है जो कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर पूछ देगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो आप आराम से ऑक्सीजन पे टिक लगाइएगा, ठीक है ना? तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 25 नंबर। दोस्त इतना बेहतरीन तरीके से ना कोई भी नहीं बताएगा। हमने भी बहुत सारे वीडियो देखा है यूट्यूब पे, ठीक है ना?
तुरंत आंसर बता के आगे निकल जाना है, तुरंत आंसर बता के आगे निकल जाइए, इससे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जिनको याद होगा ना, उनके लिए सही है, जिनको याद नहीं होगा ना, उनको कहीं न कहीं दिक्कत होगा, ठीक है ना? ये सफलता अकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा किसी भी एग्ज़ाम में। जो आपका कमेंट में आएगा कि इसका वीडियो बनाएँ, हम उसका लेकर आएँगे, आपकी ही चीज़ें सारी कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है ना? आज का जो है 25 नंबर सवाल है, 25 नंबर अगर सवाल क्या है कि पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें से आखिर क्या चीज़ें रक्षा करती है? माने कौन-सा ऐसा गैस है जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है? अगर वो गैस ना रहे ना, तो दोस्त जब वो जो सूरज से जो प्रकाश निकलती है, यानी कि उसमें इतने सारे किरण होता है ना कि अगर हमारे शरीर पे पड़ेगा ना, तो सीधे कैंसर वाली बीमारी हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी स्किन डिजीज़ हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए कौन-सा गैस मौजूद होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ओज़ोन गैस होना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि पराबैंगनी किरणों की रक्षा कौन करता है? ओज़ोन गैस करता है, ठीक है? इसका आप ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 26 नंबर सवाल है। सवाल कहिए तो बहुत आसान है, कोई भी बता देगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। देखिए, ये 26 नंबर है, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी को, या फिर ऑप्शन बी है शुक्र को, या फिर ऑप्शन सी है शनि को, या फिर ऑप्शन डी है मंगल को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी को बोला जाता है, ठीक है ना? तो पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है, ठीक है ना? अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? देखिए, हम आपको पिछले प्रश्न में बताए थे कि अगर भोर का ग्रह बोले, भोर का ग्रह बोले तो शुक्र को ही लगाइएगा, ठीक है ना? किसको लगाइएगा? शुक्र को लगाइएगा। अगर बोले बहिन, अगर बोले जुड़वा, अगर बोले भोर का तारा, अगर बोले चमकीला तारा, आप ओनली और ओनली शुक्र ग्रह को मारिएगा, ठीक है ना? इसको दिमाग में रखिएगा। भोर का बोले, चमकीला बोले, बहिन बोले, जुड़ा ग्रह बोले, आप आराम से शुक्र ग्रह को आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह ही है जो कि बहिन है, या फिर जुड़वा ग्रह है, या भोर का तारा है, या फिर चमकीला तारा है, ठीक है ना? समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले ग्रह पे, सॉरी अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? अगला प्रश्न क्या है? 28 नंबर सवाल है। 28 नंबर सवाल है कि किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? यानी कि किस ग्रह पे वायुमंडल है ही नहीं? ऑप्शन ए पृथ्वी पे, या फिर ऑप्शन बी है मंगल पे, या फिर ऑप्शन सी है शनि पे, या फिर ऑप्शन डी है बुध पे। तो दोस्तों इसका आपको पता ही है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी तो ऑलरेडी वायुमंडल है कि नहीं? लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप इसका कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो इसका सही आंसर हम बताएँगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, ठीक है ना? आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुध, यानी कि बुध एक ऐसा ग्रह है ना दोस्त, कि इस पे कोई वायुमंडल है ही नहीं, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछता है ना जिस पे कुछ नहीं है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। और याद रखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो ना जिसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कुछ परसेंट, जैसे 20 से 30% ईज़ी पूछता है, फिर उसके बाद से मॉडरेट पूछता है, ठीक है ना? उसके बाद से कुछ परसेंट हार्ड पूछता है। यानी एक तरह से 30% 20% ईज़ी पूछता है, 30% अगर मॉडरेट पूछता है, तो 40% हार्ड भी पूछता है। ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? तो देखिए, अगर को बहुत सारे स्टूडेंट ईज़ी में घबरा सकते हैं, या फिर हार्ड में घबरा सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर घबरा जाइएगा ना दोस्त, तो आपको बहुत सारा सिलेक्शन तो थोड़ा-सा पीछे तो हो ही जाइएगा। इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना हार्ड, जितना मॉडरेट, जितना ईज़ी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना? इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, 29 नंबर सवाल पे। सवाल क्या है कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन-सा है? सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन-सा है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बुध, या फिर ऑप्शन सी है पृथ्वी, या फिर ऑप्शन डी है नेपच्यून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नेपच्यून। नेपच्यून एक ऐसा सौर परिवार का यानी कि ग्रह है जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा कुछ न कुछ पूछ ही लिया जाए, जिससे आपको कहीं न कहीं दिक्कत होने की संभावना होती है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 30 नंबर सवाल है। सवाल को ध्यान से देखिएगा। सवाल है कि किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है? यानी किस ग्रह पे जो है सूर्य पश्चिम में उगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप खुद ऑप्शन के हिसाब से बताइए, नहीं तो हम तो बताएँगे ही। तो देखिए, ऑप्शन ए है वरुण, या फिर ऑप्शन बी है चंद्रमा, या फिर ऑप्शन सी है शुक्र, या फिर ऑप्शन डी है मंगल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है ना जिस पे सूर्य जो है पश्चिम से उगता है। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। पृथ्वी पे तो हमारा सूर्य जो है पूरब से उगता है ना, लेकिन शुक्र पे जो है
सूरज पश्चिम से उगता है। ठीक है ना? अब इसको चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 31 नंबर सवाल है। सवाल है वलयुक्त ग्रह आखिर कौन-सा है? देखिए वलय किसको बोला जाता है? देखिए ये जो है ये वाला, ये देख रहे हैं ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको देख ऐसा किसी भी ग्रह में है, देख रहे हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शनि ग्रह में होता है, याद रखिएगा। ये वलय बना हुआ है छल्ला टाइप का, देख रहे हैं? छल्ला टाइप का ऐसे, जैसे मानते हैं कि ये तो ग्रह हो गया, लेकिन इसके साइड-साइड में साइड-साइड ये बना हुआ है ना, ऐसे करके, तो देख लिए इसी को बोला जाता है वलय या फिर छल्ला बोला जाता है। ऑप्शन ए है बुध है या फिर शनि है या फिर मंगल है या फिर बृहस्पति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि शनि। यानी कि शनि जो होता है ना वलय युक्त ग्रह होता है, यानी कि इसके अंदर छलय छो होता है, ठीक है ना? तो चलिए आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। देख सकते हैं ना आपको कितना बेहतरीन तरीके से चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है ना? अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 32 नंबर सवाल है। सवाल है कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? यही एक ऐसा ग्रह है, तारा है जो कि हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता रहता है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन आपको कुछ भी है लेकिन आप आराम से आंसर लगाइएगा उत्तर, इसीलिए इसको नॉर्थ स्टार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्थ स्टार बोला जाता है, नॉर्थ स्टार बोला जाता है। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। यानी कि ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में हमेशा इंगित करता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 33 नंबर सवाल है। सवाल है कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन या फिर दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक ट्रिक आपको बताते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जब भी पूछे तारों चाहे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौ से संलयन और सौ से सूर्य, यानी कि सूर्य चाहे तारा का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होगा। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 100 से सूरज है, 100 से संलयन। ठीक है ना? आपको कितना बेहतरीन ट्रिक मिल रहा है। 100 से संलयन और 100 से सूर्य, यानी कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, ये ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 34 नंबर सवाल है। सवाल है कि नेपच्यून की खोज किसने की? ऑप्शन ए है जोहान गैले ने, ऑप्शन बी है गैलीलियो ने, या फिर ऑप्शन सी है केपलर में, या फिर ऑप्शन डी है न्यूटन ने। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जोहान गैले ने नेपच्यून की खोज की है, ठीक है ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोहान गैले। इसको दिमाग में रखिएगा, गैले भी याद रखिएगा आराम से। गैलीलियो नहीं बल्कि गैले, गैले, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 35 नंबर सवाल है। सवाल है कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चाँद पर कदम रखा था? ऑप्शन ए है 1963 में, ऑप्शन बी है 1965 में, या फिर ऑप्शन सी है 1969 में, या फिर ऑप्शन डी है 1972 में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1969 में। नील आर्मस्ट्रांग का तो नाम सुने ही होंगे। 20 जुलाई को जो है वो अपना पहला कदम चंद्रमा पे रखे थे। कब रखे थे? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1969। कौन रखे थे? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। कब रखे थे? तो 20 जुलाई 1969 को चाँद पे पहला कदम उन्हीं ने रखा था। ठीक है ना? अब हम चलते हैं 36 नंबर सवाल पे। सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 36 नंबर सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं ना दोस्त, तो उनका आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आप इसका आंसर बता सकते हैं और बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना? नहीं तो जिनको भी नहीं जानकारी वो तो हम बताएँगे ही, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप खुद बताइए, ठीक है ना? हम चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नीला, या फिर ऑप्शन सी है सफ़ेद, सॉरी ऑप्शन बी है लाल, या फिर ऑप्शन सी है सफ़ेद, या फिर ऑप्शन डी है काला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ना, जब वो आकाश से बाहर निकलते हैं, आकाश तो हम लोग को कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है ना दोस्त। लेकिन जब आप आकाश से बाहर निकलिएगा, जब अंतरिक्ष में आप जाइएगा, तो वहाँ पे जो है हमेशा जो है आकाश कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जब जाइएगा तब, हम लोग पृथ्वी से जब देखते हैं तो हम लोग को आकाश कैसे दिखाई देता है? ब्लू कलर का। लेकिन जैसे ही इससे बाहर आप निकलिएगा, अंतरिक्ष में जाइएगा, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर सवाल है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य का जो सतह होता है, ये सतह की बात कर रहा है, इसका तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 6000 केल्विन, या फिर ऑप्शन बी है 2000 केल्विन, या फिर ऑप्शन सी है 7000 केल्विन, या फिर ऑप्शन डी है 8000 केल्विन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो हम आपको इसका सही आंसर तो बताएँगे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
6000 केल्विन। देखिए इसका रियल में ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6000 केल्विन। लेकिन अगर बहुत जगह देखा जाता है तो देता है आपको 58 से केल्विन भी दे देता है। ठीक है ना, 58 से केल्विन, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से सारा आंसर क्लियर करते जाना है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6000 केल्विन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या होता है, 38 नंबर सवाल है। सवाल है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा पूछ रहा है। अगर वही ये पूछता सबसे छोटा ग्रह तो क्या हो जाता, बुध हो जाता। ठीक है ना, बुध हो जाता। लेकिन वही पूछ दिया है आपको कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा उपग्रह आप कौन सा है, इसका सही आप जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, हम थोड़ा देर वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जब जवाब दीजिएगा तो आपको बेहतर अनुभव होगा कि हाँ, हम दे पाए कि नहीं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, और सब क्वेश्चन थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा मतलब कठिन है। ठीक है ना? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, नेबुला हो जाएगा, या फिर ऑप्शन बी होगा डिमोस हो जाएगा, या फिर ऑप्शन सी हो जाएगा टाइटन, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा साइरस। तो इसका सही हो जाएगा आंसर डिमोस हो जाएगा। ठीक है ना? डिमोस, यानी कि डिमोस एक ऐसा उपग्रह है ना जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखिएगा। अगर ग्रह बोले तो बुध, उपग्रह बोले तो डिमोस, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, और बड़ा बोले तो बृहस्पति, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना, डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, जो कि 39 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, आखिर क्षुद्र ग्रह जो होता है ना, क्षुद्र ग्रह, वो आखिर किन किन ग्रहों के बीच स्थित होता है? ऑप्शन ए है बुध और शुक्र के बीच, या ऑप्शन बी है मंगल और बृहस्पति के बीच, या फिर ऑप्शन सी है मंगल और बुध के बीच, या फिर ऑप्शन डी है बुध और बृहस्पति के बीच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्षुद्र ग्रह होता है ना, जैसे मानते हैं किसी-किसी चीज़ों से टुकड़ा हो के, टूट के वो बाहर ही पूरा घूम रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है ना? तो इसी का आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम बताते हैं आपको कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्त बहुत सारे क्षुद्र ग्रह जो है स्थित होते हैं। ठीक है ना? अब वहीं पे जब बाहरी कभी-कभी आते हैं तो पृथ्वी से टकरा जाते हैं, या फिर किसी तो बहुत बड़ा गड्ढा उत्पन्न हो जाता है, या बहुत सारी घटनाएँ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना? क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पे टकराने की वजह से जो हमारे डायनासोर है उनका ज़िंदगी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आपको ये भी मालूम है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं आज का जो है आखिरी प्रश्न पे। आज का जो आखिरी प्रश्न है 40 नंबर सवाल है। सवाल है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किन दिशाओं और किन दिशाओं में घूर्णन करता रहता है? यही क्वेश्चन इसका है। ऑप्शन ए पश्चिम से पूरब, या ऑप्शन बी है पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण, या फिर ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर। बहुत सारे दोस्त ना ऐसे-ऐसे क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन इन लोगों को होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमेशा पृथ्वी जो है उल्टा घूमता रहता है। ठीक है ना? कैसे? पश्चिम से पूरब। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पश्चिम से पूरब हमेशा जो है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करता रहता है। तो देख सकते हैं कि आपको इतने बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, और ऐसा बेहतरीन कोई भी यूट्यूब पे नहीं करवाया होगा। ठीक है ना? तो दोस्त ऐसे ही 40 ज़रूरी जीके सवालों के फास्ट रिवीजन पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सफलता एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले हम वीडियो में मिलते हैं एक और सवाल, शानदार सवाल के साथ। तो दोस्त वीडियो को ना लाइक दिल से करके जाइएगा। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।